वेलकम टू कोरियन सीरीज रिव्यू। और आज हम रिव्यू करने वाले एक ऐसी सीरीज जिसका नाम है गांगते मुनियोंग से कहता है कि तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती है, एक पागल लड़की की जिसे मैं पसंद करता था। तुम्हारी आंखें मुझे उसी की याद दिलाती है। मुनियोंग कहती क्या तुम मुझ पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो उस लड़की के साथ अपने ब्यूटीफुल मेमोरीज के बारे में बताकर। गांगते कहता है किसने कहा वो मेमोरीज ब्यूटीफुल थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बचपन में गांगते हर जगह मुनियोंग को फॉलो करता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था, जो एक दिन उसने मुनियोंग को बताया। लेकिन तभी मुनियोंग उसके सामने एक तितली को मार देती है। इवन उसने बहुत सारी तितलियां मारी थी। फिर उससे पूछा कि क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो। देखकर गांगते डरकर भाग गया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, गांगते बताता है कि वो मेमोरीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो मुनियोंग कहते हैं कि बुरी मेमोरीज ही दिल में रह जाती है। गांगते कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए मिस्टर ली से कह देना कि मुझे कॉल ना करे। ये बोलकर आने ही लगा था तभी मैनेजर ली आ जाता है जो उसे पैसों का बॉक्स दे रहा था। गांगते मना करके जाने लगा था तभी मुनियोंग की असिस्टेंट कहती है आपको तो मिस मुनियोंग का ऑटोग्राफ चाहिए था ना। जैसे मुनियोंग कहती है अच्छा तो तुम भी मेरे फैन हो। असिस्टेंट बताते है कि मिस्टर गांगते ने मुझसे पूछा था आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है या नहीं। मुनियोंग कहती है अच्छा तो तुम्हें पैसे नहीं बल्कि मेरा ऑटोग्राफ चाहिए। तो वो अपनी एक लेटेस्ट बुक निकालती है और उस पर साइन करने के लिए उसका नाम पूछती है। तो गांगते बताता है कि मेरा भाई तुम्हारा फैन है और ये ऑटोग्राफ उसके लिए ही चाहिए था। तो मुनियोंग एक बुक पे साइन करके उसे दे देती है, कहती है फिर मिलेंगे। इस पे गांगते कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता और चला जाता है। बालकनी से मुनियोंग गांगते को ही देखे जा रही थी क्योंकि गांगते उसे बहुत पसंद आ गया है। अभी ये गांगते को किसी भी हाल में अपना बनाना चाहती है। इवन उसे हाथ में उठाकर इमेजिन भी करती है। अपने असिस्टेंट को बुलाती है और सीक्रेटली गांगते के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। इधर गांगते बस में बुक को ओपन करता है लेकिन इसमें मुनियोंग ने ऑटोग्राफ नहीं, गांगते को अपने नए बुक लॉन्च और बुक साइनिंग इवेंट में इनवाइट किया था जहां वो ऑटोग्राफ के साथ में फोटोज भी खिंचा सकता है। और ये मुनियोंग ने गांगते से दोबारा मिलने के लिए ही किया था, लेकिन गांगते उसे फिर से मिलना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्त जेसू को गांगते को लेकर कल उस इवेंट में जाने के लिए कहता है और वो अपने पार्ट टाइम जॉब्स में चला जाता है। गांगते तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, इसीलिए वो कल पहनने के लिए कपड़े तैयार करने लगता है। इधर जूरी जेसू के रेस्टोरेंट में आती है। अब ये लोग भी दोस्त थे और काफी टाइम बाद मिले हैं, इसीलिए बहुत सारी बातें करने बैठ जाते हैं। गांगते के हाथ की चोट की वजह से उसे काफी दिक्कत हो रही थी, फिर भी वो अपना पार्ट टाइम जॉब खत्म करता है। तभी यहाँ कोई गांगते से मिलने आता है जो थी नाम जूरी, क्योंकि दोनों कॉलेज से दोस्त थे। जूरी उसे तब से पसंद करती है लेकिन गांगते उसे सिर्फ अच्छी दोस्त मानता था। किसी ने उसे बताया था कि गांगते जल्दी ही यहाँ से जाने वाला है और उसकी जॉब भी चली गई है। जूरी उसे पूछती कि अब कौन से हॉस्पिटल में काम करने का सोचा है। गांगते कहता है अभी तक सोचा नहीं पर जल्दी ही मिल जाएगा। तो जूरी कहती कि मेरे शहर में जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ एक केयर गिवर की पोस्ट खाली है। हॉस्पिटल का नाम ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, तुम चाहो तो वहाँ अप्लाई कर सकते हो क्योंकि तुम एक सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट हो, इसीलिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। महीने में 10 दिन की छुट्टी भी रहती है, इसीलिए तुम वहाँ इसके साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। तुमने बताया भी तो था कि तुम बचपन में सेओंगजिन सिटी में ही रहते थे। अब सेओंगजिन सिटी का नाम सुनकर गांगते चुप हो जाता है। तो एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि सेओंगजिन सिटी में ही गांगते की मॉम का खून हुआ था, जिनका खून होते हुए गांगते ने देखा था। पर क्योंकि बचपन से ही वो मेंटली अनस्टेबल था, इसीलिए वो पुलिस के सामने भी यही कह रहा था कि एक तितली ने मेरी मॉम को मारा है और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसके बारे में किसी को भी बताया तो वो तितली मुझे ढूंढकर मार देगी। इसीलिए वो तब से ही तितलियों से डरता है। क्योंकि इनकी फैमिली में और कोई नहीं था, इसीलिए पुलिस वाले गांगते को चिल्ड्रंस केयर सेंटर भेजने वाले थे और गांगते को स्पेशल बच्चों के स्कूल भेजने वाले थे। जो बात गांगते ने सुन लिया था, इसीलिए वो अपने भाई को लेकर ये शहर छोड़कर चला गया, क्योंकि उसकी मॉम ने गांगते से प्रॉमिस लिया था कि वो हमेशा अपने भाई के साथ रहेगा और उसका ख्याल रखेगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, गांगते जूरी को बस स्टॉप छोड़ने आता है जहाँ जूरी उसे बताती कि मेरे घर का एक रूम खाली है, मैं और मेरी मॉम ग्राउंड फ्लोर यूज करते हैं, तो अगर तुम सेओंगजिन सिटी आने का डिसाइड करो तो तुम मेरे घर में ही रह सकते हो। लेकिन गांगते वापस से उस जगह नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसे थैंक यू कहकर मना कर देता है। इससे जूरी थोड़ी सैड होती है। तो गांगते रात को बैठकर साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स के बारे में सर्च करने लगता है, जिसके साथ ही वो ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल के बारे में भी पता करता है, जहाँ के डायरेक्टर मिस्टर ओ कोरिया के नंबर 1 PTSD एक्सपर्ट है, जिन्होंने कई ट्रॉमा से गुजर रहे पेशेंट्स को ठीक किया है। इसीलिए गांगते अपने भाई के बारे में सोचता है, क्योंकि अभी भी उसे इनकी मॉम के मौत का ट्रॉमा था। तो अगले दिन गांगते रेडी हो जाता है। गांगते सुबह से जेसू को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेसू तो टल्ली होकर सोया पड़ा था, इसीलिए गांगते को ही अपने भाई को लेकर मुनियोंग के इवेंट में जाना पड़ता है। गांगते तो बहुत ही ज्यादा खुश लगता है। गांगते उसे देखकर हैप्पी होता है, लेकिन बुक साइनिंग में बहुत ही लंबी लाइन थी। इधर मुनियोंग की नजर भी गांगते को ही ढूंढ रही थी, तभी वो गांगते को देख लेती है, जिससे वो तो काफी खुश होती है। पर गांगते उसके सामने नहीं जाना चाहता था, इसलिए अपने भाई को लाइन में खड़े रहने के लिए कहता है और वो उससे थोड़ी दूर में खड़ा हो जाता है। इधर जेसू को जब होश आता है तब वो गांगते को कॉल बैक करता है। गांगते उससे बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, तभी गांगते अपने सामने एक बच्चे को डायनासोर के कॉस्ट्यूम में देखता है, जिसे वो सच का डायनासोर इमेजिन करने लगता है और उसके पास जाने लगता है, क्योंकि उसे डायनासोर बहुत पसंद थे। उसका दिमाग भी बच्चों के जैसा ही था, इसीलिए वो डायनासोर के साथ खेलने के लिए आगे जाने लगता है। तो वहाँ जाने के बाद वो इस डायनासोर के बारे में बताने लगता है। बच्चे के पेरेंट्स को ये बहुत अजीब लगता है। गांगते उस डायनासोर के ब्रेन, हाथ पैर सब कुछ के बारे में बताने लगता है और उसके सर और पूंछ को टच करने लगता है, जिससे बच्चे का डैड तो उसे धक्का मार के गिरा देता है। तो गांगते उठकर अपने पास जो डायनासोर का टॉय था उसके बारे में बताने लगता है और फिर से उस बच्चे की तरफ आने लगता है। बच्चे का डैड उसके बाल पकड़ के खींचता है, इससे गांगते
तो चिल्लाने लग जाता है और अपना सर पीटने लगता है क्योंकि उसके बाल टच करने से ही उसका एक ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। गांगते आवाज सुनकर भागकर अंदर आता है और सांगते को अपने जैकेट से कवर करता है। बच्चे का डैड तो सांगते के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहा था। इधर मुनियंग भी उन्हें देख रही थी और सोचने लगती है कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं। गांगते उस आदमी से बात करने उठाई था, तभी मुनियंग एंट्री मारती है और उस आदमी को माफी मांगने के लिए कहती है। वो आदमी कहता है मैं क्यों उनसे माफी मांगू। मुनियंग कहती है मुझसे माफी मांगो क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा इवेंट खराब हुआ। वो आदमी तो सांगते को गाली देते हुए उसे ब्लेम करने लगता है। जो सुन मुनियंग तो उसके भी बाल पकड़ के खींचने लगती है। कहती है कि ऐसे बाल खींचोगे तो कौन नहीं चिल्लाएगा। तो उसकी वाइफ उसे छुड़ाकर कहती है कि ये पागल हमारे बच्चे को परेशान कर रहा था। मुनियंग कहती है क्या तुम कोई साइकियाट्रिस्ट हो जो किसी को भी पागल कह सकती हो। तो मुनियंग भी उसे पागल साली कह देती है। जो सुन सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सब लोग मुनियंग के बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं। इवन बहुत लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया था, पर मुनियंग की नजर तो सिर्फ गांगते पे ही थी। तो इसके बाद सांगते अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। गांगते बाहर बैठकर उसका वेट कर रहा था। मुनियंग भी उसके साथ ही बैठी हुई थी। उसे कहती है कि अपने भाई को देखने जाओ। गांगते कहता है कि वो बाहर नहीं आएगा जब तक वो शांत नहीं होता। इसमें 1 घंटा भी लग सकता है और 1 दिन भी लग सकता है। मुनियंग कहती है फिर क्या मैं 1 दिन यहीं बैठी रहूं। ये बोलकर वो सांगते की रूम की ओर जाने लगती है। गांगते उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है तुम जाकर अपने इवेंट को संभालो। तो मुनियंग उसके करीब आकर उसे देखने लगती है और उसे थोड़ा टीज करने लगती है। अभी यहाँ एक क्रिटिक आता है जो मुनियंग से कहता है कि तुमने फिर से प्रॉब्लम खड़ी कर दी, पर इसे संभालने के लिए मिस्टर ली को तो बहुत परेशानी होगी। अब ये बंदा एक फेमस जर्नलिस्ट था जो बुक्स के रिव्यूज लिखता था, तो इस मामले को दबाने के लिए मिस्टर ली ने इसे बहुत पैसे भी दिए थे। मुनियंग उससे कहती है कि पैसे मिल गए ना तो निकलो। और जर्नलिस्ट गांगते को देखकर कहता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये जर्नलिस्ट उसकी मॉम के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। मुनियंग गुस्से में उसे मारने जाती है, पर गांगते उसे रोक लेता है। चुपचाप उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। जर्नलिस्ट उसे कहता है कि इससे बचकर रहना। इसकी मॉम भी एक फेमस राइटर थी, पर एक दिन अचानक वो गायब हो गई। इसके डैड एक फेमस आर्किटेक्ट थे, लेकिन वो भी अचानक से पागल हो गए। 20 साल से हॉस्पिटल में ही पड़े हुए हैं, इसीलिए जरा संभल कर रहना। मुनियंग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो उसके पीछे जाने लगती है, पर गांगते उसे रोककर कहता है मत जाओ। तो मुनियंग कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, हमेशा मेरा ख्याल रखने वाले हो, या फिर मुझे हैंडल कर सकते हो। गांगते कुछ नहीं कहता, तो मुनियंग अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। अब गांगते को अंदाजा था कि मुनियंग क्या कर सकती है, इसीलिए वो भी भागकर उसके पीछे जाने लगता है। पर उसके पहुंचने से पहले ही मुनियंग ने उस जर्नलिस्ट को सीढ़ियों से गिरा दिया था। एम्बुलेंस आती है तो उस जर्नलिस्ट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये देखकर मुनियंग को तो और गुस्सा आता है, तो गांगते उसके पीछे आकर उसे शांत करने के लिए गहरी सांसें लेने के लिए कहता है। फिर आंखें बंद करके उसके हाथों को शोल्डर्स पे रखता है और बताता है कि जब तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकोगी तब इस तरह अपने हाथों को क्रॉस करके अपने कंधे पर थपकी देना, ये तुम्हें शांत करने में हेल्प करेगी। मुनियंग पूछते हैं इसे क्या कहते हैं। गांगते बताता है इसे बटरफ्लाई हग मेथड कहा जाता है, जो ट्रॉमा से गुजर रहे पेशेंट्स को शांत करने में हेल्प करती है। इधर हम सांगते को भी यही मेथड यूज करता हुआ देखते हैं। मुनियंग गांगते का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे खड़े हो, इसमें कोई मजा नहीं है। ये बोलकर उसकी गर्दन पकड़ के अपने करीब लाती है और कहती है ट्रॉमा को इस तरह अपने सामने लाकर उसका सामना करना चाहिए। अब इससे गांगते तो एकदम साइलेंट हो गया था। देन गांगते अपने भाई को देखने आने लगता है। मुनियंग तो उसे रोकने के लिए चिल्लाने लग जाती है। देन उसे रोककर कहती कि मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना अगर मेरा गुस्सा फूटा तो अच्छा नहीं होगा। गांगते कहता है इसीलिए तो मैंने तुम्हें बटरफ्लाई हग मेथड सिखाया। मुनियंग कहती है वो बकवास है, मैं चाहती हूँ तुम मेरा सेफ्टी पिन बनो, मतलब मेरा गुस्सा कंट्रोल करो। गांगते कहता है मैं तुम्हारा सेफ्टी पिन क्यों बनूं। मुनियंग कहती है क्योंकि तुम एक केयर गिवर हो और तुम्हारा काम भी तो यही है ना, पोटेंशियल पेशेंट्स का ख्याल रखना। और गांगते कहता है कि जाकर किसी और को ढूंढ लो। मुनियंग कहती है तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, पर मुझे सिर्फ तुम चाहिए। गांगते कहता है पता है जो लोग ठीक हो जाते हैं हम उनसे क्या कहते हैं, आई होप हम लोग दोबारा कभी ना मिले, इसलिए प्लीज आगे से दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। पर मुनियंग उसे रोककर कहती है कि मैं तो तुम्हारी कोई पेशेंट नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते। गांगते कहता है सही कहा, तुम उनसे बहुत अलग हो, इसलिए तुमसे दूर रहना ही सबसे बेस्ट होगा। ये बोलकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। तो मुनियंग उसे कहते है कि तुम मुझे अवॉइड नहीं कर रहे बल्कि मुझसे डर के भाग रहे हो, क्योंकि तुम एक डरपोक हो। जो गांगते याद करता है बचपन में जब उसने मुनियंग से कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तब मुनियंग ने बहुत से तितलियों को मार दिया था और ये देखकर गांगते डर के भाग गया था। इधर मैनेजर ली तो इस सिचुएशन को संभालते हुए परेशान हो जाता है। मुनियंग कहती है पैसे देकर इन सब का मुंह बंद कर दो। इधर गांगते अभी भी बहुत गुमसुम बैठा हुआ था क्योंकि उसे मुनियंग का ऑटोग्राफ नहीं मिला था। तो गांगते उसे उसका फेवरेट डायनासोर एनसाइक्लोपीडिया देता है, इससे वो काफी खुश हो जाता है। तो गांगते अब डिसाइड करता है कि अब वो नहीं भागेगा। वो हमेशा सोच रहा था कि वो सिर्फ अपने भाई के लिए और तितलियों की वजह से भाग रहा है, और असल में वो सिर्फ अपने मुसीबत से भाग रहा है जिसका वो सामना करने का डिसाइड करता है। इसीलिए वो गांगते से कहता है कि क्या तुम सेओंगजेन सिटी में रहना चाहोगे जहाँ हम बचपन में रहा करते थे। गांगते तुरंत मान जाता है। जिसमें गांगते कहता है कि शायद मैं ही डरपोक था। गांगते कहता है तुम छोटे भाई हो इसीलिए तुम डरते हो, पर मुझ पे भरोसा करो क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जिसमें गांगते काफी इमोशनल होता है क्योंकि गांगते ने ऐसा पहली बार कहा था। तो वो जूरी को कॉल करके बता देता है कि वो लोग सेओंगजेन सिटी आ रहे हैं। जोसन जूरी तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगले दिन मुनियंग को असिस्टेंट गांगते की सारी इन्फॉर्मेशन भेजती है, जिससे उसे पता चलता है कि गांगते बचपन में सेओंगजेन सिटी में रहता था। ये पढ़कर और गांगते की पिछली बातें याद करके मुनियंग को याद आ जाता है कि बचपन में जो लड़का उसका पीछा किया करता था वो गांगते ही था। इसीलिए गांगते ने कहा था कि तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती है। ये जानकर मुनियंग तो सेओंगजेन सिटी जाने के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि गांगते सेओंगजेन सिटी जा चुका है। इधर कंपनी में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मुनियंग का फैन पे हाथ उठाने का और गाली देने का वीडियो वायरल हो गया था। इसके साथ ही मुनियंग के पुराने किए हुए कांड भी बाहर आते हैं, जिस वजह से मुनियंग की और कंपनी की काफी रेपुटेशन खराब होती है। इसके साथ ही मुनियंग के नए बुक को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था उसके डरावने ड्राइंग्स की वजह से। मैनेजर ली तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अभी तो उसे मुनियंग का कोई पता भी नहीं चल रहा था, इसलिए उसका और दिमाग खराब हो रहा था। तो असिस्टेंट मैनेजर ली को बता देती है कि उसने
मुनियोंग को गांगते की इन्फॉर्मेशन दी है। इसमें सियोंगजिन सिटी का नाम पढ़कर मैनेजर ली समझ जाता है कि मुनियोंग कहाँ जा रही है। इधर गांगते ने ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था, जहाँ वो जूरी के साथ मुनियोंग के डैड को वॉक पे ले जाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती तो वो सभी लोगों को लेकर अंदर चला जाता है। तब तक यहाँ मुनियोंग पहुँच जाती है और हॉस्पिटल के अंदर चली आती है। सांगते फोन पे बात कर रहा था, तभी वो सामने से मुनियोंग को आता हुआ देखता है और उसे देखकर शॉक्ड होता है। मुनियोंग उसके पास आती है तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मुनियोंग कहती है क्योंकि मैंने तुम्हें मिस किया। इसी के साथ एपिसोड 2 का एंड यहीं पर होता है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट करके बताना और चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।